हेलो बच्चों, मैं हूं केपी कुर्रे और आप देख रहे हैं केपी फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। इसमें P, Q, R और X 4 रजिस्टेंस हैं। इन 4 रजिस्टेंस को हम लोग एक समांतर चतुर्भुज के चारों तरफ दर्शा दिए हैं और इनकी चारों भुजाओं को हम नाम दे देते हैं A, B, C, D। A और C जो है इसके दोनों सिरे को जोड़ देते हैं और इसके बीच में एक बैटरी और एक स्विच जोड़ देते हैं, ऑन ऑफ स्विच, जिसे टैपिंग स्विच कहते हैं। जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो इस बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा A, B और C तथा A, D और C से होते हुए फिर से स्विच की तरफ आ जाती है, मतलब I धारा हमें फिर से प्राप्त होती है। चित्र में देखिए B और D जो विकर्ण है उसके बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमारा ये परिपथ पूरा हो जाता है। अब इसमें हम बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो धारा जो है वह A से 2 भाग में बढ़ जाती है। A से B की ओर I1 धारा जाती है और A से D की ओर I2 धारा जाती है। इसी तरह B से भी 2 भाग में धारा बढ़ जाती है। B से D की ओर जो धारा जाती है वो I3 है और B से C की तरफ धारा जाती है, जिसे हम I4 कहते हैं। और ये जो I4 धारा है वह I1 माइनस I3 के बराबर होती है, यानी कि A से आने वाली धारा B पर आती है और B से वह बढ़ जाती है, मतलब माइनस I3 हो जाती है। तो I1 माइनस I3 बराबर I4 के बराबर है। इसी तरह से बिंदु D पर हम लोग देखते हैं धारा जो है वह I5 आगे बढ़ती है C की ओर, और ये जो I5 है वो I2 प्लस I3 के बराबर है, यानी ऊपर से गैल्वेनोमीटर से होते हुए धारा आ रही है वो I3 है और A पॉइंट से धारा जो आ रही है वो I2 है। तो इस तरह से दोनों धारा D पर आकर जुड़ जाती है और C की तरफ जाती है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं I2 प्लस I3 इक्वल I5 धारा। और बिंदु C से होते हुए फिर से I के रूप में कन्वर्ट हो जाती है पूरी धारा मिलकर, और जितनी धारा बैटरी से निकलती है उतनी धारा उस बैटरी में फिर से पहुंच जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ है V इक्वल IR। तो यहाँ पर हम लोग चित्र में फिर से देखते हैं कि पॉइंट A और B के बीच पोटेंशियल कितना है, मतलब विभवांतर कितना है। तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं VAB बराबर VA माइनस VB। दोनों के बीच पॉइंट A और पॉइंट B के बीच विभव का अंतर निकाल रहे हैं, तो इसे VA माइनस VB लिखते हैं और ये इक्वल होता है I1P। यानी ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR। V उसका विभवांतर है और I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है और R उसके संगत प्रतिरोध है। तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर जो V है वो इक्वल I की जगह हमारे पास I1 है और R की जगह हमारे पास P है। तो इस तरह से समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से हम पॉइंट B और C के बीच विभवांतर निकालते हैं, तो VBC बराबर VB माइनस VC इक्वल I4Q, इक्वेशन 2। इसी तरह से A और D के बीच विभवांतर निकालने के लिए लिखते हैं VAD इक्वल VA माइनस VD इक्वल I2R, ये इक्वेशन 3 है। अब D से C के बीच विभवांतर निकालने के लिए लिखेंगे VDC इक्वल VD माइनस VC इक्वल I5
एक्स जो है वह अज्ञात प्रतिरोध है जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। और ये हो गया इक्वेशन 4। यहाँ पर देखते हैं VBD यानी जो विकर्ण है B और D, इन दोनों के बीच विभवांतर। तो VBD इक्वल VB माइनस VD इक्वल I3G। I3 करंट प्रवाहित हो रही है उसमें और G उसका रेजिस्टेंस है। इस तरह से I3G, ये हो गया इक्वेशन 5। तो इस तरह से हमें 5 इक्वेशन मिल गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर से जब हो के जाता है करंट, मतलब I3 जो करंट है उसका वैल्यू होता है 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे जब विक्षेप शून्य हो जाता है यानी संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, मतलब I3 करंट जो है वो 0 होगी तो संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग I3 इक्वल 0, 0 का मतलब संतुलन बिंदु कहते हैं उसको, बैलेंस्ड पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं VBD, B और D के बीच। तो VB माइनस VD इक्वल I3 का मान 0 है यानी कि 0 इंटू G, तो ये 0 हो जाएगा। तो VB माइनस VD बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं VB बराबर VD। तो अब इस VB और VD को हम लोग तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 में रखते हैं मान। समीकरण 1 और 2 में जहाँ जहाँ VB है वहाँ पर हम VD रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा समीकरण हो जाता है VAB इक्वल VA माइनस VB की जगह VD आ गया, तो VA माइनस VD इक्वल I1P। इसी तरह से इक्वेशन 2 में देखते हैं VBC इक्वल VB की जगह VD आ जाएगा, ये हो जाएगा VD माइनस VC इक्वल I4 क्यूब। तो इस तरह से इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 सेम रहेगा, इक्वेशन 4 सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 और 4 में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और ये चेंज ये होगा कि जो करंट है इक्वेशन 2 में VBC के बीच I4, और I4 इक्वल है I1 माइनस I3 के, जहाँ पर I3 संतुलन की अवस्था में 0 हो जाती है तो वहाँ बचेगा केवल I1 यानी I4 इक्वल I1। तो I4 की जगह हम लोग I1 रख सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन 4 में भी देखते हैं I5 इक्वल है I2 प्लस I3। तो यहाँ पर हम I3 का मान 0 है तो यहाँ पर भी हम मान रख सकते हैं। तो बच जाएगा हमारे पास I5 बराबर I2। तो I5 की जगह हम लोग I2 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों की तुलना करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की तुलना करते हैं तो I1P बराबर I2R है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 6। इसी तरह से इक्वेशन 2 एंड 4 की तुलना करेंगे तो इक्वेशन 2 है I1Q इक्वल और 4 है I2X। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 7। इक्वेशन 6 में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 7 का, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इक्वल I2R अपॉन I2X। और I1 ऊपर नीचे अंश और हर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से I2 अंश और हर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन X, और यही कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इस तरह से P अपॉन Q इक्वल R अपॉन X को हम सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।